नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त रतलाम से मिल रही है। भोपाल एटीएस रतलाम पहुंची है। जवाहर नगर के घर में सर्चिंग लगातार की जा रही है। इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एटीएस को अकरम नाम के व्यक्ति की तलाश है। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। मीडिया को पुलिस ने मामले से दूर रखा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुधीर, क्या ताजा जानकारी, आखिर किस मसले को लेकर ये एटीएस पूछताछ करने के लिए पहुंची है? देखिए, एटीएस की टीम के 3 सदस्य जो है टीम के मेंबर यहाँ पे आए थे। करीब 8 बजे उन्होंने रतलाम के जवाहर नगर के 30 सेक्टर का एक मकान है जहाँ पे अकरम शाह नाम का यह युवक रहता है। करीब 26 साल इसकी उम्र है और उसकी गिरफ्तारी के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस यहाँ पे पहुंची थी एटीएस की। लेकिन उसके पहले ही बताया जाता है कि वह फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने, एटीएस की जो टीम है उसने पूरे घर की तलाशी ली। उसके साथ पड़ोस का एक घर था, यानी 2 घरों में जो है पुलिस ने यहाँ तलाशी ली है और जितने भी लोग थे घर के उनसे पूछताछ की है। हालांकि एटीएस के लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। करीब 1.5 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के बाद एटीएस के जो अधिकारी है वो अपनी गाड़ी से यहाँ से रवाना हो गए। कुछ स्पष्ट हो पाया सुधीर, किस मसले को लेकर पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे, गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे, कौन सा मामला था ऐसा? देखिए, साफ तौर पे तो कुछ भी कहने से बचते रहे, क्योंकि लोकल अधिकारियों से भी हमने लगातार संपर्क करने की कोशिश की तो हर कोई यही कह रहा है कि उन्हें किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। सिर्फ शख्स का नाम सामने आया है कि अकरम शाह यह व्यक्ति है जो कि रतलाम का ही रहने वाला है। उसकी पूरी फैमिली रतलाम में ही है। क्योंकि घर वालों से भी हमारी बात हुई उसकी, तो उनका यही कहना था कि उसका घर में बहुत ज्यादा आना जाना नहीं है। कभी कभार अकरम जो है घर में आता था और चले जाता था। और घर वाले भी साफ तौर पर नहीं बता पाते कि आखिर उसका व्यवसाय क्या था, वो क्या करता था। यानी घर से कटा हुआ था लेकिन घर जरूर आता था। और इसी सूचना के आधार पर जो है एटीएस आज पहुंची थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए उन्होंने दबिश दी, लेकिन मौका देख के बताया जाता है कि वह फरार हो गया। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर मामला क्या है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लोकल अधिकारियों की जानकारी नहीं है। जो भी निकल के सामने आएगा वो भोपाल एटीएस के माध्यम से ही। एटीएस ने क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद ली थी? बिल्कुल बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया था। स्टेशन रोड की बात करूं मैं और आइए थाना, दोनों जो थाने लगते हैं क्षेत्र में, उसके भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो तो मौके को संभाला जा सके। इसके साथ ही लगातार जो एटीएस के अधिकारी थे वो जो अकरम शाह जो बताया जाता है उसके घर वालों से उन्होंने पूछताछ की और कुछ थोड़ा बहुत सामान भी जब्त करके अपने साथ ले गए हैं। और इसी के साथ जो परिजनों ने जानकारी दी थी उसकी बिना पे पड़ोस का एक मकान है, वहां भी जो है एटीएस के अधिकारी पहुंचे थे। उनके जो परिजन है उस घर वाले के, उनसे पूछताछ की, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ हाथ में नहीं आया और 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद अधिकारी यहाँ से रवाना हो गए। सुधीर, स्थानीय पुलिस ने कुछ बताया कि जिस शख्स के लिए पुलिस अकरम नाम के जिस शख्स की गिरफ्तारी के लिए एटीएस यहाँ पर पहुंची थी उसका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो, पहले स्थानीय पुलिस थाने में उसके मामले कोई दर्ज हो? तो ये पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि मामला एटीएस से जुड़ा हुआ है तो पुलिस बचती है इस तरह के मामले में कुछ भी कहने से। हाँ, लेकिन जिसके चचेरा भाई था जिससे हमारी बात हुई थी तो उसका यही कहना था कि पुलिस हमारे घर में आती जाती रही है। यानी उसके अगर बातों के अगर हम पकड़े तो साफ तौर पे है कि पुलिस में उसके कहीं ना कहीं रिकॉर्ड दर्ज होंगे। अधिकारिक पुष्टि नहीं है अभी तक इस मामले की, लेकिन जो घर वालों की जो बात हमारे से हुई थी तो साफ तौर पर कहा कि पुलिस का आना जाना लगा रहता था। यानी पुलिस में आपराधिक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं दर्ज होने चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा मामला है, बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है। रतलाम से भोपाल एटीएस रतलाम पहुंची और उस शख्स की गिरफ्तारी के लिए, तलाश के लिए पहुंची थी, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज कुल 65 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की कोरोना से आज मौत हो गई है। जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1814 पहुंच चुका है। अब तक 1253 मरीज कोरोना को मात भी दे चुके हैं। जबलपुर में भी कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज कुल 65 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। 4 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो गई है, जबकि अगर संक्रमित मरीजों के कुल संख्या का जिक्र किया जाए तो 1814 कुल संक्रमित मरीज जबलपुर में पाए गए हैं, जिनमें से 1253 मरीज कोरोना को मात भी दे चुके हैं।
तो मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 859 नए केस पॉजिटिव पाए गए हैं। आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। 38,157 मरीज अभी तक मिल चुके हैं। 28,353 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 8,827 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। 859 नए केस मध्य प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों के पाए गए हैं। कल भोपाल में होने वाली संघ की बैठक पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। रविवार को राजधानी में टोटल लॉकडाउन के दौरान संघ की बैठक पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान संघ की बैठक नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की इस आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संघ को सलाह न दें। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ सरकार कह रही है कि लॉकडाउन है और संडे को लॉकडाउन घोषित कर दिया भोपाल में, और उसके बावजूद आरएसएस वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं, बीजेपी वाले बराबर मीटिंग ले रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अजीब विचित्र है कि बैठक लेने के लिए लॉकडाउन नहीं है और बाकी जनता के लिए लॉकडाउन है, कोरोना है। और मैं शुरू दिन से बात कहता आ रहा हूँ कि तमाम प्रदेश के अंदर इस टाइम महामारी की हालत है, लेकिन सरकार और आरएसएस केवल चुनाव जीतने और चुनाव लड़ाने और सत्ता पाने का काम कर रही है। कोरोना से सही तरीके से निपटने के लिए कोई तैयारी न सरकार की। और बहुत अफसोस वाली बात है कि फिर 2 दिन बैठक भोपाल में होगी, आरएसएस प्रमुख भी आए, वो बैठक लेंगे, लॉकडाउन में भी लेंगे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, अब इनकी चल रही है, जो समझ में आ रहा है, इन्हीं के नियम है, इन्हीं के बनाए हुए कायदे, जैसा चाह रहे हैं वैसी सरकार चला रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरोना काल में सेवा और सहयोग की भावना से काम करने वाला संगठन रहा है, और इसकी प्रेरणा से भी तमाम स्वयंसेवक और संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी सेवा और सहयोग की लगातार गतिविधियां आयोजित की हैं। संघ ने कभी अनुशासन, कभी संयम नहीं त्यागा और ना ही किसी प्रकार की कोई नियम कानून का उल्लंघन किया, न करने वाले हैं। कम से कम वो लोग ज्ञान ना दें जो खुलेआम सरेआम कानून तोड़ने का आह्वान करते हैं। वो लोग ज्ञान ना दें जिनकी पार्टी की पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक शासन के बनाए नियम कानून का उल्लंघन करती हुई विजय लक्ष्मी साधो जी राजनीतिक कार्यक्रम कर रही हैं, भाषण दे रही हैं, स्वयं डॉक्टर हैं और कोरोना के बनाए नियम कानून का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है। अच्छा होगा कि अपना काम करें और नियम कानून का पालन करें और लोगों को करने दें। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए विवादित ट्वीट पर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने संज्ञान लिया है और गृह मंत्री से पीएम मोदी की फोटो के साथ छेड़छाड़ करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही प्रोटेम स्पीकर ने जीतू पटवारी से इस मामले पर जवाब मांगने की बात कही है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद जीतू पटवारी अपने ट्विटर हैंडल से विवादित पोस्ट हटाते हुए भी नजर आए। कमलनाथ सरकार के 6 महीने के फैसलों की जांच के लिए कैबिनेट कमेटी के गठन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि पहले गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट सार्वजनिक करें। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह कदम सरकार उठा रही है। कांग्रेस के इस सवालों का जवाब देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कई फैसलों में अनियमितता थी, सभी रिपोर्ट सार्वजनिक होंगी, इसकी कोई दुर्भावना नहीं है। कमलनाथ सरकार जी के आखिरी 6 महीनों के कैबिनेट के फैसलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों के समूह की एक कमेटी बनाई है और मजे की बात यह है कि उसमें उन मंत्रियों को शामिल किया गया है जिनके खुद के विभागों की जांच होनी है। इसके पहले एक और मंत्री समूह की समिति उन्होंने बनाई थी यही जांच करने के लिए, जिसमें तुलसीराम सिलावट भी थे और इस कमेटी में, नई कमेटी में गोविंद राजपूत जी हैं। तो उस पहली समिति ने क्या जांच की और जांच में क्या पाया,
इसके तथ्य सार्वजनिक करना चाहिए और उस कमेटी को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है और ये इसलिए आवश्यक है कि कांग्रेस सरकार में अनेक निर्णय ऐसे हुए हैं जिनमें अनियमितताएं समझ में आती हैं, इसलिए कैबिनेट सब कमेटी उसको रिव्यू करेगी और अगर कहीं पर ऐसे विषय हैं तो उसके आधार पर अपनी सिफारिश सरकार को करेगी। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने के लिए पूरा जोर लगा रखी है। शिवराज सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में गद्दी छोड़ो अभियान चलाने का फैसला किया है। ब्लॉक स्तर तक प्रदेश सरकार के खिलाफ गद्दी छोड़ो अभियान चलाने के साथ ही यूथ कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया पर रोजगार दो अभियान चलाने का फैसला कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता है, नेता है, ये जरूर अब नारा चलाएंगे कि जिस तरह से अंग्रेजों को भगाने का काम हमारी पार्टी ने, कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने देश की जो अर्थव्यवस्था चौपट की है, देश के नौजवानों को रोजगार देने में जो विफल रही है, महंगाई कम करने में जो विफल रही है, इन सब बातों को लेके भाजपा गद्दी छोड़ो ऐसा अभियान चलाने वाली है। अब ये 9 अगस्त को अगर जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, नहीं तो 9 अगस्त से ये पार्टी कार्यक्रम शुरू करने वाली थी। युवा कांग्रेस अपने 60वें स्थापना दिवस पे एक बड़ा अभियान चलाएगी। इस ऑनलाइन अभियान के माध्यम से जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और युवाओं के सबसे बड़े मुद्दों से भागने का काम कर रही है, जिस सरकार ने 6 साल पहले 2 करोड़ युवाओं को साल में रोजगार देने की बात करी थी, वो 12 करोड़ रोजगार तो खत्म करिए, साथ में जो 12 से 14 करोड़ रोजगार लगभग इस अनियोजित लॉकडाउन के कारण हिंदुस्तान के अंदर खत्म हुए। युवा कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के दिन सरकार के खिलाफ एक कैंपेन चला के रोजगार दो अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस तो केवल लूटने खसोटने के लिए सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उसके ये सपने पूरे हो नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता और खासकर युवा ये चाहते हैं कि अब कांग्रेस और कमलनाथ इस मध्य प्रदेश से दूर ही रहें तो अच्छा होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वेबिनार के दूसरे दिन सुशासन पर मंथन हुआ। बिना सुशासन के सरकार द्वारा विकास के लिए तय किए गए लक्ष्य अधूरे हैं, यह कहना था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नियम कानूनों को सरल बनाना होगा, सबके लिए न्याय की व्यवस्था करनी होगी, जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक के तौर पर काम करना होगा, सरकारी काम में तेजी लाने के लिए आईटी का इस्तेमाल करना होगा। सत्र के दौरान विशेषज्ञों ने अपने कई सुझाव भी दिए हैं। सत्र में राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे समेत कई मंत्री और एक्सपर्ट शामिल हुए। विशेषज्ञों ने ईज ऑफ लाइफ की अवधारणा को लागू करने के साथ साथ लोगों को घर बैठे मूलभूत सुविधा मिले, इसके सुझाव भी दिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, मन में अब एक ही संकल्प है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के लिए शिक्षा नीति में भी परिवर्तन, रोजगारोन्मुखी शिक्षा जो 6वीं से ही तय किया है वोकेशनल एजुकेशन का, मध्य प्रदेश उसको लीड करेगा। केवल अक्षर ज्ञान नहीं, शिक्षा के 3 उद्देश्य, ज्ञान देना, कौशल देना, नागरिकता के संस्कार देना। तो ज्ञान को देंगे लेकिन हम कौशल भी देंगे ताकि रोजी रोटी के लिए भटकना ना पड़े। एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला किया। चंबल एक्सप्रेस वे केवल सड़क नहीं होगी, उसके दोनों तरफ, क्योंकि हमारे पास काफी जमीन हम पड़ी हुई बीहड़ों की, दिल्ली से 3.5-4 घंटे में मुरैना आ जाती,
वहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन सकते हैं, वहां नई टाउनशिप की कल्पना की जा सकती है। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संजय दत्त की तबीयत बिगड़ी है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी और उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो फ्लक्चुएट भी कर रहा था। तो इन सब तकलीफों के चलते उन्हें लीलावती अस्पताल में लाया गया, क्योंकि कोविड का कहर जो है मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जो है काफी बड़ा फैला हुआ है। इसके मद्देनजर जो है उनका कोविड-19 का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ है, जिसमें उनकी रिपोर्ट जो नेगेटिव आई हुई है। अभी उनका स्वैब लिया हुआ है, कल उसकी जो है रिपोर्ट आएगी। तो उन्हें इस समय जो है लीलावती अस्पताल के नॉन कोविड आईसीयू वार्ड में एडमिट कराया गया है और डॉक्टर जो है इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी फर्दर टेस्ट जो है इस बीमारी संबंधित होता है वो सारे टेस्ट जो उनके किए जा रहे हैं। अभी डॉक्टर्स ने कुछ स्पष्ट किया सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है उसकी वजह क्या हो सकती है? डॉक्टर का ये कहना है कि हम इस पूरे मामले की जो है जांच कर रहे हैं और जो भी जो है टेस्ट करना चाहिए वो टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन कोविड टेस्ट की रिपोर्ट जो नेगेटिव आई हुई है, रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ है और उसका स्वैब लिया गया। स्वैब की जो रिपोर्ट है वो कल आएगी। तो उनका इलाज अभी चल रहा है। इससे ज्यादा जो है डॉक्टर कुछ भी जानकारी देने से बच रहे हैं। चूंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोविड उनका नेगेटिव आया है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद जो सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत है उसका इलाज करने के बाद संभवतः फिर उन्हें जल्दी ही अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे जो इसके सिम्टम है कोविड के, उसमें सांस लेने में दिक्कत भी एक सिम्टम है। तो उसी के चलते जो है उन्हें जो है लीलावती अस्पताल लाया गया। तुरंत उनका टेस्ट हुआ है। हालांकि डॉक्टर ने जो प्रेस रिलीज जो है जारी की है, जो रिपोर्ट जारी की, उसमें यही बताया गया है कि संजय दत्त जो है वो एडमिट है लीलावती अस्पताल में। शाम को लाया गया था। उनका जो ऑक्सीजन लेवल है उसमें फ्लक्चुएटिंग हो रहा था और जो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसके बाद तुरंत उनको जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया कोरोना का। उनकी रिपोर्ट जो नेगेटिव आई हुई है, स्वैब जो है ले लिया गया। कल उसकी रिपोर्ट आएगी और इस समय वो नॉन कोविड आईसीयू वार्ड में एडमिट है और जो भी फर्दर टेस्ट होता है इस पूरे मामले को लेकर वो टेस्ट किया जा रहा है और ही इज स्टेबल। चलिए, बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी उनकी सेहत बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एम्स में हुए भर्ती। दूसरे टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव उनका पाया गया है। पहले टेस्ट की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई थी। रविवार को मेघवाल की तीसरी रिपोर्ट आएगी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार एक के बाद एक कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्रियों के भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का सिलसिला एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री का इलाज इस वक्त चल रहा है और अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। हरदा में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। जिले में एक दिन के नवजात की गला काटकर हत्या करने का प्रयास किया गया। अज्ञात व्यक्ति नवजात को मृत समझकर उसे राम मंदिर के सामने छोड़कर भाग गया। लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और नवजात शिशु को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में शिशु के इलाज के दौरान गला काटने की बात सामने आई है। फिलहाल नवजात की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसे एनआईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस अज्ञात पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने के प्रयास में नजर आ रही है। तो बेहद शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है हरदा से, जहां पर नवजात की गला काटकर हत्या करने की कोशिश की गई और उसे राम मंदिर के सामने छोड़कर शख्स फरार हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।